आप भी कनेक्ट कर लीजिए, देखिए कनेक्ट हो रहा है। हाँ सूर्य प्रताप, गुड मॉर्निंग। आज सब कुछ ठीक है बेटा? काजल गौतम, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारे मित्र उत्साहित हैं, कुछ घर ही से पढ़ने के मूड में। आ, चर्चा क्या हो रही थी बेटा? टॉपिक बताएं। संभवतः हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, बात करेंगे अभी। एक टॉपिक पे मेरी इच्छा है थोड़ा बात कर लें, जो कि सिविल सर्विसेज में और पीसीएस वगैरह में बेटा जो डायमेंशन है बहुत बड़ा है, एक डायमेंशन है। और जो हम लोगों की किताबी ज्ञान है वो तो जरूरी है ही है, इसके अलावा थोड़ा सा वो अन्य चीज़ों के बारे में भी पूछते रहते हैं। ठीक है, तो उस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। बोर्ड पे एक नाम लिख रहे हैं बेटा, रिस्पॉन्ड करिएगा कि आपने इसको सुना है कि नहीं। गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, क्या परेशानी? हाँ वो पॉकेट से। गोल्डन ट्रायंगल ट्रांसलेट करें ना करें, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज, तो एक त्रिभुज जो सोने का बना दिया जाए गोल्डन ट्रायंगल कहलाएगा। हाँ क्या है बेटा, ये कुछ आइडिया है? बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो बेटा। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया के लाओस और ये साउथ म्यांमार, लाओस और एक और है। हाँ नहीं, सब एकदम क्लियर रहना चाहिए। एक्चुअल में ये जो मामला है बेटा वो बड़ा ड्रेडियस है। ड्रेडियस इन सेंस कि हाँ बच्चे ने सही बताया, वो साउथ ईस्ट एशिया के 3 देश हैं। एक तो तुम्हारा म्यांमार है हमारा पड़ोसी, और एक है थाईलैंड, और एक है लाओस। तो नाम एकदम याद रखें बेटा, वो जैसे कंफ्यूज करेंगे तो ठीक नहीं है। एक म्यांमार है, एक थाईलैंड है, एक लाओस है। मैप में अगर देखोगे तो तीनों की सीमाएं मिल रही होती हैं, मैंने एक दूसरे से लगभग कनेक्ट हो रही हैं ट्रायंगल फॉर्मेट में। तो जैसे अगर आप बात करें तो कुछ इस तरह से, एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ थाईलैंड है, एक तरफ लाओस है। ठीक है बेटा, तो इसमें है क्या मामला? नहीं, दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जिनकी कई सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ चर्चा इसलिए है कि दुनिया में सबसे अधिक लगभग ओपियम अफीम की खेती होती है इस इलाके में, और इसे ड्रग का हेवन कहा जाता है। इलीगल, इलीगल ड्रग का हेवन कहा जाता है। इसमें वो आसपास के सारे देश ना बेटा बुरी तरह से प्रभावित हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि आप देखोगे तो फॉरेस्ट, फॉरेन के जो टूरिस्ट हैं उनका बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन भी बना हुआ है। आप देखोगे जो थाईलैंड है उसमें विदेशी पर्यटक बहुत जाते हैं। और मुझे नहीं लगता थाईलैंड कोई बड़ा डेवलप्ड कंट्री है कि भाई आप वहाँ घूमने जाएं। फिलीपींस एक बहुत जबरदस्त डेस्टिनेशन है फॉरेन टूरिस्ट का। म्यांमार तो खैर जो है सो है ही है। तो आपको क्या लगता है विदेशी टूरिस्ट वहाँ की खूबसूरती देखने और प्राकृतिक वातावरण देखने जाते हैं? नहीं बेटा, पहला तो ड्रग का कारोबार इतना बड़ा है वहाँ पे कि उसके लिए जाते हैं। वहाँ पे ड्रग वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल होती है, और मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है वहाँ। इलीगल जो ड्रग का कारोबार होता है मिलियंस ऑफ डॉलर का होता है। और वहाँ ड्रग के कारोबारी इतने बड़े बड़े हैं कि उनकी पैरेलल मिलिशिया है, उनकी खुद की अपनी एक सेना जैसी है। तो सरकारें भी घबराती हैं उनसे। उधर आप देखोगे दक्षिण अमेरिका में तो कोलंबिया वगैरह का वही हाल है, बहुत बड़े बड़े ड्रग पैडलर्स हैं। लेकिन ये जो इलाका है बेटा, ये और खास करके एक इलाका है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में तो उतने बड़े पैमाने पर नहीं है, अफगानिस्तान में ओपियम की खेती होती है।
लेकिन ये इलाका दुनिया की नाक में दम किए हुए है और पूरी दुनिया के पास कोई उपाय नहीं समझ में आता कि इसको कैसे रोका जाए। रोक भी नहीं सकते ना। अ, दूसरा ये कि इससे बहुत ढेर सारे सिंथेटिक ड्रग बनाते हैं। सिंथेटिक ड्रग मतलब फैक्ट्रियों में उसको अपने हिसाब से एम्फेटामाइन, नाम वाम याद रखिएगा, बीस लेने की जरूरत है आपको कंपटीशन में। एम्फेटामाइन एक सिंथेटिक ड्रग है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है। खास करके आपने बीच में कुछ दिनों में देखा होगा कि वो मुंबई में बड़ी धरपकड़ हो रही थी ड्रग के सिलसिले में। अभी बीच में सन्नाटा हो गया, नहीं उधर तो मुझे लगता है शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन कहीं ना कहीं कोई ट्रैप में नहीं आता हो। तो एक्चुअल में बड़े लोगों के साथ बड़ी समस्याएं भी हो जाती है ना, तो वो कुछ बड़े शौक होने लगते हैं। जो हाई प्रोफाइल पार्टीज होती हैं उसमें मोस्ट ऑफ दी ड्रग नेसेसिटी है, आवश्यकता है। कारण है को दिमाग को एक अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। तो ये लोग उसी लेवल पे जाना पसंद करते हैं, पार्टी वार्टी में स्पेशली। एक आपने देखा कि एक कोई महिला थी, यूट्यूबर थी, उनकी खैर गोवा में कहाँ ड्रग से ही मौत हो गई। तो ये एक बड़ी भारी बीमारी है बेटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वही काहे ज्यादा पॉपुलर है। अफोर्ड वही कर सकते हैं ना, एक सामान्य व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उनका जो टारगेट होते हैं इसी तरह कस्टमर होते हैं। तो ये दुनिया के लिए बेटा नासूर है इलाका, है ना। नाम याद रखिएगा, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। ये इलाका है जो ड्रग के लिए कुख्यात है। विख्यात नहीं कहेंगे, कुख्यात कहेंगे। और यहाँ की एक सिंथेटिक ड्रग है बेटा, है तो बहुत सिंथेटिक ड्रग, लेकिन एक सिंथेटिक ड्रग है एम्फेटामाइन। नाम याद रखिए, कल को परीक्षा में पूछ सकता है एम्फेटामाइन क्या है। मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। यहाँ की एक सिंथेटिक ड्रग है बेटा एम्फेटामाइन। अब ये तो पूछिए मत, हाई प्रोफाइल पार्टी के लिए तो ये समझ लें बहुत बड़ी चीज है। अब जैसे आप देखते हैं कि जितने भी ड्रग वगैरह हैं या नशीले पदार्थ हैं, सबका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे। जो जितने भी नशीली चीजें हैं, जैसे मैरिजुएना है, ठेठ भाषा में जिसको गांजा कहते हैं लोग, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में या यहाँ वहाँ ये भी बहुत पॉपुलर है। अल्कोहल तो खैर एक नॉर्मल सा है जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में है और इस पे कहीं कोई प्रतिबंध भी नहीं है। ओपियम वगैरह है, हेरोइन है, एम्फेटामाइन है। नहीं, मैं सबका अनुभव नहीं है मेरे पास, किसी का अनुभव नहीं है, लेकिन ये है कि हर ड्रग का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। जैसे ये मैरिजुएना के बारे में यह है कि इसको लेने के बाद आदमी थोड़ा सा सुस्त होने लगता है, कूल एंड कॉम होने लगता है। इसीलिए भारत में आप देखते हो हम लोगों की जो संत परंपरा है ना, तो उसमें इसका थोड़ा सा महत्व है। खास करके ये नागा जो साधु वाधु है ना, 24 आवर्स, एक आध बार नहीं बेटा, 24 आवर्स वो गांजे के नशे में ही रहते हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ा सा कम होने लगती है। माने बहुत एक्साइटेड स्टेट में आदमी नहीं जाता, शांत होने लगता है, कूल होने लगता है, वो सोचने लगेगा चुपचाप कहीं बैठ के, कुछ इस तरह का। अल्कोहल में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा एग्रेसिवनेस भी आने लगता है, अल्कोहल लेने के बाद आदमी थोड़ा एग्रेसिव होता है। एम्फेटामाइन के बारे में मैंने नेट वेट पे जो पढ़ा, जहां तक मेरी जानकारी, इससे एक आदमी का जो माइंड है ना, वो अजीब से एक एक्साइटमेंट कंडीशन में चला जाता है और सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा फील होने लगता है। मैंने हर चीज की एक फीलिंग बहुत ही शानदार होने लगती है। वैसे ये सारा मामला हार्मोन से जुड़ा हुआ है, बाकी तो किसी से जुड़ा ही नहीं है। तो भैया पैसे से खुशी खरीद ली जाती है ना। लेकिन ये है कि इसको प्रतिबंधित है, ये अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी बैकडोर से पूरे दुनिया में। एक देश फिलीपींस है, नाम सुना ही होगा। अभी हम लोगों ने फिलीपींस को अपनी एक बेहतरीन मिसाइल बेचा है, ब्रह्मास।
क्रूज मिसाइल है हमारे यहाँ, तो उसको हम लोगों ने फिलीपींस को बेचा है, फिलीपींस ने खरीदा है, इसलिए फिलीपींस चर्चा में रहा है। फिलीपींस भी पर्यटकों के लिए एक बड़ा शानदार डेस्टिनेशन है। वो भी ड्रग से बुरी तरह से प्रभावित है। ये जितने फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं बेटा, खास करके यूरोपियन अमेरिकन, इनका प्राइम टारगेट ड्रग रहता है। वो इसी भारत में भी इसीलिए आते हैं। मुझे याद है कि विद्यार्थी जीवन में 2 महाकुंभ मैंने देखा है इलाहाबाद में, तो उसमें जूना अखाड़ा वाले नागा साधु भी आते हैं। देखते हैं ना, जो कपड़े उपड़े कम ही पहनते हैं या तो नहीं ही पहनते हैं, एग्रेसिव बहुत होते हैं, आक्रामक बहुत होते हैं। नागा जो साधु होते हैं वो बहुत आक्रामक होते हैं। वास्तव में साधु नहीं थे, वो धर्म योद्धा थे। एक जमाने में उनको धर्म योद्धा बनाया गया था कि हिंदू धर्म पे जब भी हमला होता था तो नागा संत, इसीलिए आप देखते हैं वो आर्म्स एम्युनिशन भी लिए रहते हैं, भाला तलवार इस तरह की चीजें वो लेके चलते हैं। तो थोड़ा उनके नेचर में एग्रेसिवनेस रहता है। तो मैं विद्यार्थी जीवन में जब इलाहाबाद में महाकुंभ में इन लोगों के कैंप्स लगे होते हैं ना बेटा, वो पूरे मेले में जगह जगह ये जूना अखाड़ा है, तो फलाना है, सब बना होता है। तो मैं जूना अखाड़ा में जब भी जाता था तो ये, अच्छा कुंभ विंटर्स में होता है, आपको पता है ना, कुंभ जाड़े में होता है। ये लोग आग जलाए रहते हैं, कपड़े तो पहनते नहीं, तो अब डेफिनेटली समस्या है। तो आग 24 आवर्स आग इनके यहाँ जलती रहती है, तो वहीं ये बैठे रहते हैं। अब पता नहीं सोते भी हैं तो वहीं सो जाते हैं, क्या करते हैं। अब सोते हुए तो मैंने देखा नहीं कभी किसी को, जब भी मैं गया तो हाँ वहीं सो जाते हैं, आग के पास ही सो जाते हैं। तो मैं ये देखा कि उनके जैसे वो बैठे हुए हैं तो आसपास भक्त बैठे रहते हैं उनके, उसमें ज्यादातर मैं देख रहा था अंग्रेज भक्त बैठे हुए, ज्यादातर। जैसे 30-40 आदमी अगर उनके आसपास बैठे हैं तो मान के चलो कि उसमें से 20 अंग्रेज बैठे हुए हैं, जेंट्स एंड लेडीज। और मैं समझ गया कि इनका क्या इरादा है। बाद में वो कोई साधु संत या कोई इस तरह की भावना नहीं थी। एक्चुअल में जब वो गांजा पीते थे तो 24 घंटा तो गांजा पीते हैं, तो गांजा पीने के बाद अपनी चिलम बढ़ा देते भक्तों को। अब ये आनंद में है सारा कुछ, ठीक, हाँ, वो सर्कुलेट कर देते तो सब पी रहे हैं। अब एक्चुअल में यूएस वगैरह में बहुत प्रतिबंधित है और हमारे यहाँ भी प्रतिबंधित है, लेकिन उनके लिए साहब कोई प्रतिबंध नहीं था। मेले ठेले में कौन रोके उनको, बवाल करना है क्या। ये सब हेवेंस मिल जाता है इन लोगों को, यूरोपियन लोगों को स्वर्ग मिल जाता है ये सब इलाके, जहाँ ये ड्रग वगैरह के लिए आते हैं। और फिलीपींस में तो इतना परेशान हो गई सरकार फिलीपींस की ड्रग को लेके कि वहां के राष्ट्रपति ने एक फरमान जारी कर दिया जिसकी दुनिया में बड़ी आलोचना भी हुई। थोड़ा सुन लो, फिर आते संविधान तो पढ़ ही रहे हैं। तो आलोचना ये हुई कि उन्होंने कहा कि कोई भी सिटीजन फिलीपींस का अगर ड्रग पेडलर को मार गिराता है, पुलिस नहीं, एनीवन, तो उन्होंने कुछ पुरस्कार राशि $100 या समथिंग निर्धारित कर रखा था कि अगर आप ड्रग पेडलर को मार डाले हो तो एकदम यू आर अलाउड कि कहीं दिखे ड्रग पेडलर, आपको समझ में आए कि ड्रग पेडलर है तो उसको वहीं मार दो गोली, जिंदा उंदा छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब साहब पूरा फिलीपींस में जिसको देखो वो कारोबार बन गया साहब। थोड़ा बहुत विकसित देश तो है नहीं, वहां तरह तरह के कारोबार हैं, आप नेटवर्क पे देख लीजिएगा। तो एक नया कारोबार पैदा हो गया, बंदूक उठाया और दिन भर में अगर 3-4 को भी ठिकाने लगाया तो मुझे लगा $400-500 तो क्रिएट हो गया। अब मुझे याद इसलिए कि उसमें मैंने एक महिला के बारे में पढ़ा, वो हाउस वाइफ थी। मालूम चला कि उन्होंने लगभग 150 ड्रग पेडलर को मार दिया अकेले। तो मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पहली बार जब मैंने शूट किया था तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी, भाई एक महिला है वो हत्या वत्या नहीं करना चाहती। तो उन्होंने कहा कि पहली बार एक पेडलर को मैंने मारा तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं होती, सर के पास ले जाके वो ट्रिगर दबाना होता है, काम हो जाता है। तो पूरी दुनिया में कम से कम हजारों ड्रग पेडलर्स मार दिए गए। पुलिस नहीं मार पा रही, जो कि पुलिस में भी नेक्सस है। हर जगह की पुलिस तो महान ही है ना, वहां की भी महान है, तो नेक्सस था। तो राष्ट्रपति को समझ में आया कि यार इससे बचने का क्या तरीका है कि इनको खत्म करिए, नहीं तो पूरे फिलीपींस को बर्बाद कर देंगे। तब उन्होंने फरमान जारी किया, 10,000 मारे गए पेडलर। अब जाके समस्या का थोड़ा समाधान हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ अनाप शनाप बोला राष्ट्रपति के बारे में,
जिसने उनसे ज्यादा ऑप्शन आप उनको बोल दिया, तो जैसे दो लोगों के बीच में कहा सुनी हो जाती है, कुछ ऐसा। वो पूरा इलाका ही बेटा बहुत ठीक नहीं है, हाँ हाँ, एवरीवेयर एवरीवेयर बेटा ये प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को सस्टेन करने में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लैंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इनकी बड़ी भारी भूमिका है। चूंकि ये इतने गुपचुप तरीके से होता है ना बेटा कि इसको ट्रैप करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी परेशानी कि इसको ट्रैप किया जाता है ना, तो फिर अगला एक नेटवर्क क्रिएट होने लगता है, क्योंकि लोग अब जेल वेल जाने से भी नहीं घबराते। जेल चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन जय दिन चलेगा तय दिन। तो ऐसे क्राइम को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, इसको रोकने का यही तरीका है कि सोर्स को बंद किया जाए। कंज्यूमशन को नहीं रोक पाएंगे आप, कंजम्पशन को नहीं रोक पाएंगे, सप्लाई को रोका जा सकता है। अगर सप्लाई को मिनिमाइज करें या उसको रोकें। अरे भाई, अभी तो पढ़ा आपने ना कि गुजरात के एक पोर्ट पे टनों ट्रक पकड़ी गई, एक विशेष व्यक्ति के पर्सनल पोर्ट पे। तो आजकल पोर्ट रोड भी तो बिकी गए हैं, निजीकरण हो गया है, जांच पड़ताल हुई कहीं कुछ नहीं, लेकिन एक पोर्ट पे टनों ट्रक कैसे पकड़ी जाती है भाई। अभी आपने सुना होगा कि साउथ में कोस्ट गार्ड ने भारत में अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ ली सागर में। ये सब तो हो ही रहा है बेटा, ये बाज नहीं आएंगे, वो तो पकड़ गई ना। अरे बहुत सी नहीं पकड़ी गई होगी, सेफली पहुंच गई होगी जहां पहुंचाना चाहते होगे। तो ये सब बड़ा मुश्किल है बेटा रोकना। बहरहाल इसको याद रखिएगा बेटा, गोल्डन ट्रायंगल को परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि माने व्हाट इज दिस, ये क्या है। देशों का नाम मैंने बताया था, म्यांमार है, लाओस है और थाईलैंड है। ये तीन तो तबाही मचा के रखे हुए हैं, अदरवाइज आसपास तो और भी। चलिए बेटा अपने मूल विषय पे लौटते हैं। मूल विषय हम लोगों का क्या था बेटा, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो हम लोगों ने शायद बात कर लिया था राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति। तो मोटा मोटा मैंने बताया कि कार्यपालक शक्ति अधीन राष्ट्रपति क्या करता है भाई, बोले। तो कार्यपालक शक्ति के अधीन राष्ट्रपति कुछ प्रशासनिक कार्य करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने प्रशासनिक कार्य होते हैं, सरकारी कार्य होते हैं, कार्यपालक कार्य होते हैं, करे कोई, लेकिन सब ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है, यानी सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। क्लियर है बेटा। मैंने आपको बताया था बहुत ढेर सारी नियुक्तियां करते हैं राष्ट्रपति, बहुत ढेर सारे आयोग की नियुक्ति करते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। अभी ये पीसीएस परीक्षा में पूछा गया था कि कौन सा संवैधानिक आयोग है नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों का जो मैंने नाम लिया है ना, ये सब के सब संवैधानिक आयोग है, अर्थात संविधान में इनका उल्लेख है। ओबीसी का उल्लेख संभवतः 340 में है। अनुसूचित जाति आयोग, सॉरी, अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का दोनों मिला के है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सब दिमाग में बेटा रखना है, ठीक है। और घर पे जाके थोड़ा सा देखना है, क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो रहा है, अब मोटी मोटी चीजें नहीं पूछ रहे हैं। चलिए बेटा, तो अभी इसमें कुछ हम लोगों ने पढ़ा है कि खाली हेडिंग ही है। अच्छा, ये हम लोगों ने लिखा है कि आर्टिकल 7(9) के अनुसार राष्ट्रपति हमारे संसद का अभिन्न अंग है, और संसद का अभिन्न अंग अगर है तो संसदीय प्रणाली में उसकी भी भूमिका होगी ही होगी। अब ये भूमिका कैसे कैसे होती है वो बारी बारी से हम लोग लेते हैं। शुरुआत करें बेटा, देखें पॉइंट बना बना के लिखिएगा बेटा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लिखें, नई लोकसभा के गठन के समय नई लोकसभा के गठन से मतलब समझ पा रहे हैं, जैसे पहली बार जब चुनाव हो जाता है, लोकसभा बनती है, तो कभी भी चुनाव हो सकता है, जब भी शेड्यूल होगा होगा। तो पढ़ा सुन लो बेटा, उसके बाद लिखना। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसका प्रथम अधिवेशन होगा। अरे भाई, कभी ना कभी तो उसका पहला अधिवेशन होगा। तो नई लोकसभा के गठन के प्रथम अधिवेशन पे तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन पे, जरा सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब कोई नई लोकसभा बनेगी, चाहे जब भी बने, जिस भी महीने में बने, उसका कोई ना कोई पहला अधिवेशन तो होगा कि पहली बार हमारे माननीय जाके सदन में बैठेंगे, तो पहला अधिवेशन कहलाता है।
नई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन। और जाहिर सी बात है कि जब वर्ष अगला शुरू होगा तो अगले वर्ष में कोई ना कोई पहला अधिवेशन होगा। संसद के कितने अधिवेशन होते हैं? सामान्य रूप से 3 अधिवेशन होते हैं, 3 बार बैठक होती है। अलग अलग नाम देते हैं हम लोग, ग्रीष्मकालीन सत्र, बजटकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, यही सब नाम हम लोग देते हैं। मतलब 3 ही बार बैठक होती है, लेकिन पहली पहली बार कोई तो होती होगी हर वर्ष की। यही मैं बोल रहा हूं कि नई लोकसभा के गठन के प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में जब बैठक होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करता है। क्लियर बेटा? जिसको हम लोग विधि भाषा में कहते हैं अभिभाषण करता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहा जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्यों को एक साथ बैठाया जाता है, राष्ट्रपति महोदय आते हैं और कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं उनको। ये हर वर्ष के पहले अधिवेशन में होगा और जब नई लोकसभा गठन होगी तो उसके पहले अधिवेशन में होगा। लिख लें, नई लोकसभा के गठन के प्रथम अधिवेशन में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन में। वहीं ब्रैकेट में एक चीज लिख लो बेटा, वो भी आजकल क्या पूछें कब पूछें कहना बहुत मुश्किल है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन, ब्रैकेट में लिखो, वर्ष में सामान्यतः 3 अधिवेशन होते हैं। वर्ष में सामान्यतः कितने बेटा? 3 अधिवेशन होते हैं। क्लियर है बेटा? तो अब फिर से सेंटेंस पे लौटते हैं। नई लोकसभा के गठन के प्रथम अधिवेशन पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को क्या करता है बेटा? संबोधित करता है, एड्रेस करता है। क्या बोला जाता है इसको? हाँ, राष्ट्रपति का अभिभाषण, ब्रैकेट में जरूर लिखिए, इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। इंग्लिश अगर लिखना चाहें तो लिखें प्रेसिडेंशियल एड्रेस। ठीक है बेटा? हाँ, अच्छा क्यों पढ़ रहे हो भैया जी? निबंध लिखना है जब, निबंध तो लिखेंगे जब लिखना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब यहां से कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, कैसे कल्पना कर सकते हैं। पहला तो यही पूछेगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसे कहते हैं, और विकल्प में अंड बंड दे के आपको परेशान कर देगा। तो विकल्प में हमको ढूंढना है कि प्रथम अधिवेशन पर और प्रत्येक वर्ष के, हाँ, प्रथम अधिवेशन में नई लोकसभा के गठन पे जब वो भाषण देता है तो अलग अलग नहीं देता, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों को एक साथ बैठा दिया जाता है और तब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहते हैं। बवाल अब शुरू होगा कंपटीशन के लिए, माने कंपटीशन के क्वेश्चन की शुरुआत अब आगे होगी, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं और वो चले जाते हैं, चले ही जाएंगे क्योंकि वो सदन के सदस्य हैं, इसलिए एक दिन आके अभिभाषण देते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति जब चाहे तब सदन को एड्रेस कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन वो नहीं करते, चले जाते हैं। चले जाने के बाद चूंकि महामहिम आए थे, अरे भाई अभिभाषण करने कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं आया था, महामहिम आए थे, इससे सामान्य दस्तूर है कि राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया जाए। अरे भाई जरूर देना चाहिए, राष्ट्रपति आए हैं, भाषण देके गए तो उन्हें धन्यवाद दीजिए, लेकिन सदन जो धन्यवाद देगी उसका तरीका अलग है। एक आदमी खड़े होकर थैंक्स नहीं बोलेगा, पूरे सदन को थैंक्स कहना होगा। अब होता यह है कि फिर सदन की प्रक्रिया जान ही रहे हैं ना, उनकी प्रक्रिया एक अपनी, तो सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव।
क्या कहा जाता है बेटा? धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक्स मोशन। कल को यही पूछेगा धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। नहीं, अभी तो आप समझ गए तो बड़ा आसान हो गया। नहीं, कल को अगर पूछता ना थैंक्स मोशन किसे कहते हैं और विकल्प में घेर देता तो बुद्धि काम नहीं करती, और बढ़िया विकल्प बता के कहीं फंसा देता। तो धन्यवाद प्रस्ताव किस पे दिया जाता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होता है। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है, वो प्रस्ताव अगर बहुमत से पारित हो गया तब ना धन्यवाद माना जाएगा। सदन को धन्यवाद देना किसी एक आदमी को थोड़ी देना है। तो सदन से ये उम्मीद की जाती है कि भैया महामहिम आए, आपको बोले, तो क्या आप लोग राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहते हैं? उसी में कुछ लोग कहते हैं नहीं देना चाहते, कुछ लोग कहते हैं देना चाहते हैं। तो अब क्या होगा? सदन की राय ली जाएगी, और सदन की राय होती है सिर्फ एक ही तरीका, क्या बेटा? मतदान। बोल नहीं रहे? तो मतदान होगा, बहुमत से पारित होगा, जो हो जाता है। क्यों हो जाता है अभी हम बताते हैं। वो बहुमत से पारित हो जाएगा, फिर लोकसभा ध्यान से सुनना, जब पारित हो जाता है तब लोकसभा अध्यक्ष इसकी सूचना राष्ट्रपति को देते हैं कि महामहिम आप आए, आपने भाषण दिया और हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। एक बात और ध्यान रखना, राष्ट्रपति और संसद के बीच जो भी संपर्क सूत्र है, कम्युनिकेशन चैनल है, वो सिर्फ एक है, लोकसभा अध्यक्ष। यानी राष्ट्रपति को संसद से और संसद को राष्ट्रपति से अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो सिर्फ चैनल एक है, कोई प्रधानमंत्री नहीं, वो सिर्फ स्पीकर है। स्पीकर के माध्यम से वो सूचना देंगे, उनको कोई सूचना देनी होगी तो स्पीकर को देंगे, यही प्रक्रिया है। तो लोकसभा, कल को यह भी पूछा गया था कि धन्यवाद प्रस्ताव पे इसकी सूचना राष्ट्रपति को कौन देता है? तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष। तबियत खराब कर देने के लिए विकल्प पर्याप्त है अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो। अब दिमाग में तो यही आता है कि प्रधानमंत्री जाके कहते होंगे, नहीं नहीं, फिर लगता है कि उपराष्ट्रपति चूंकि उच्च सदन के पीठासीन है तो ये कहते होंगे, स्पीकर कहता है। क्लियर है बेटा? अभी हम सब लिखाते हैं, थोड़ा सुन लो पहले। जब राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव, तो धन्यवाद प्रस्ताव जब प्रस्तुत हो जाता है कि भैया राष्ट्रपति को धन्यवाद दीजिए, तो डिबेट इस पे शुरू हो जाती है कि राष्ट्रपति ने क्या बोला। अरे ऐसा नहीं कि प्रस्ताव आया आप फिर सीधे वोटिंग हो जाती है। जब प्रस्ताव आ जाता है, जब सदन में एक डिबेट शुरू हो जाती है कि राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों बोला, राष्ट्रपति ने वैसा क्यों बोला, राष्ट्रपति ने ये ठीक कहा, राष्ट्रपति ने ये खराब कहा, क्यों? डिबेट तो हो गई ना, सत्ता पक्ष और विपक्ष बोलेंगे। अब इसमें सबसे मजेदार बात आपको सुन के ये लगेगी कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है तो बिल्कुल राष्ट्रपति का नाम ही नहीं लिया जाता। कभी ये नहीं कहा जाता कि राष्ट्रपति आके ये बोले, सिर्फ सरकार को घेरा जाता है। ये सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे कि बोल के गए राष्ट्रपति और आफत आ रही है सरकार की। इसमें सिर्फ किसको घेरा जाता है? सरकार को। राष्ट्रपति अगर कुछ बोले तो सदन में विपक्ष हमलावर हो जाएगा सरकार पर कि ये योजना आपकी क्यों है। हो सकता है सत्ता पक्ष कह दे कि हम थोड़ी आके बोले हैं, राष्ट्रपति बोले, उनसे बात करिए। नहीं, ऐसा सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रपति एक भी शब्द जो बोलता है उसका अपना शब्द होता ही नहीं, वो लिखा हुआ रहता है। वो आके बेचारा बस उसी को पढ़ता है, और लिखता कौन है? सरकार। तो वास्तव में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो कुछ और नहीं होता, सरकार की नीतियां या सरकार के प्रोग्राम होते हैं जो कागज पे लिखे होते हैं, बस राष्ट्रपति आके उसको पढ़ लेते हैं। इसलिए तो वही कार्यपालिका के मुखिया। इसीलिए धन्यवाद प्रस्ताव पर कभी राष्ट्रपति का नाम लिया नहीं जाता, और उचित भी नहीं है। अरे एक चीज बताइए, एक तो कागज पे यहाँ कुछ लिखा है और मुझे कहा गया कि जाइए उस कागज को पढ़िए। उस कागज पे कामा पूर्ण विराम बढ़ाने घटाने का अधिकार मेरा है ही नहीं है। तो मेरे पोडियम पे एक पेपर रखा हुआ है और मुझसे कहा गया कि आप जाके कागज पढ़िए, और मैं उस पर पढ़ने लगा अंड बंड गाली वाली किसी के लिए लिखी हुई, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? मुझे सिर्फ ये कहा गया है कि आप जाएंगे और उस कागज को आपको पढ़ना ही होगा, तो मैं कागज को पढ़ूंगा। अब उस कागज में आपके लिए कुछ खराब शब्द लिखा हो, कुछ बुरा लिखा हो, तो उसमें मेरा दोष है? नहीं भाई, अब दोष उसका है जिसने लिखा है।
तो सरकार लिखी होती है, इससे सरकार को घेरा जाता है, राष्ट्रपति को नहीं घेरा। एक छोटा सा बेटा सब हेडिंग बना लें, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का क्या बेटा? अभिभाषण, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। ठीक है बेटा, लिखें। राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट सचिवालय की ओर से तैयार किया जाता है। ये भी पूछा गया बेटा, तो ध्यान रखना, एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई तैयार तो करता होगा भैया, हाँ, तो उसी का नाम लिख रहे हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट कहा जाता है। हाँ, वे सभी मित्र जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, हो सकता है सचिवालय वगैरह के बारे में आपकी बहुत स्पष्ट ओपिनियन ना हो, मोटा मोटा ओपिनियन तो होता ही है। तो एक अच्छी न्यूज ये है कि सचिवालय में आपको पढ़ाऊंगा, सारे सचिवालय पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, तो उसमें आ जाएगा कि कैबिनेट सचिवालय क्या होता है ना। अभी ठीक नहीं है बेटा, आगे बढ़िए। कैबिनेट सचिवालय तैयार करता है, हाँ लिखें, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। भारत में सिविल सेवा का सबसे बड़ा पद है। भारत में सिविल सेवा का सबसे बड़ा पद है, मतलब बेटा, हाँ देखिए, जो अखिल भारतीय सेवा में आईएएस होते हैं, तो आईएएस बहुत पदों पे रहते हैं। अरे भाई, जिले में भी रहता है, कमिश्नर भी हो जाता है, दुनिया भर के पद है जिसपे आईएएस को भेजा जाता है। लेकिन भारतवर्ष में आईएएस का इससे बड़ा दूसरा कोई पद नहीं है। सिविल सेवा का सर्वोच्च पद कहा जाता है, आईएएस का सबसे बड़ा पद कहा जाता है। जैसे एक बच्चे का सपना होता है आईएएस बनना, वैसे हर आईएएस का सपना होता है कैबिनेट सचिव बनना। लेकिन दुख इस बात का है कि हर आईएएस कैबिनेट सचिव हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक ही कैबिनेट सचिव होता है। तो कैबिनेट सचिव 4-6 तो होते नहीं, एक होता है, वो इस देश में सभी आईएएसओं का सबसे बड़ा वाला भाई है, और बिग ब्रदर है। क्लियर है बेटा, ध्यान रखना, वही तैयार करता है। आगे बढ़े। हाँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, थैंक्स मोशन प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या बेटा? धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जिसके अब पारित तो होना ही है ना बेटा, क्यों बोल नहीं रहे हो? क्यों पारित होगा? अरे भाई, सदन में सरकार का बहुमत है, तो पारित कैसे नहीं होगा? पारित तो होना ही होना है, क्योंकि सरकार की ही नीति है, और सरकार के लोगों को वोट देना है, बहुमत से तो वोट दे ही देंगे। ये पारित तो हो ही जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव के पारित होने पर इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को देते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने पर इसकी सूचना कौन बेटा? लोकसभा अध्यक्ष किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। हो गया बेटा, आगे लिख लो। अगला पॉइंट बना बना के लिखो बेटा। सत्र को बुलाने, सत्र बने, हाँ बैठक, सेशन। जैसे अभी मैंने बोला कि संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं, तो सेशन 3 होते हैं बेटा, सत्र 3 होते हैं साल भर में। जैसे अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले बजट सत्र चल रहा था, जिसमें बजट पारित करते हैं हम लोग। ऐसे ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, फिर एक
मानसून सत्र या वर्षाकालीन सत्र, जिसको हम लोग शीतकालीन सत्र भी बोल देते हैं, तो ये सब चलता रहता है। क्लियर है बेटा? तो कुल मिला जुला के बेटा जो सत्र होता है, माने बैठक होती है, कब होगी, कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, अरे भाई ये तो डिक्लेयर किया जाता होगा ना कि फलाना तारीख से सत्र शुरू हो रहा है भाई, और फिर ये भी कहा जाता होगा कि फलाने तारीख को सत्र समाप्त हो रहा है। आखिर ये डिक्लेयर कौन करता है? कोई ना कोई तो करता होगा, किसी न किसी पास तो अथॉरिटी होगी जो ये डिक्लेयर करता होगा कि फलाने तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, सभी लोग आ जाओ, हेमा के तारीख को सत्र खत्म हो रहा है। आखिर ये आकाशवाणी नहीं ना होती होगी, कोई ना कोई अधिकारी है जो इसके डिक्लेरेशन करता होगा। कौन करता है? महामहिम करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वही लिखाने जा रहा था। लिखें, सत्र को बुलाने, सत्र को समाप्त करने, तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर क्या बेटा? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं। मतलब बेटा लोकसभा को ऐसे नहीं भंग कर देंगे। थोड़ा सा सुन ले बेटा, थोड़ा सा सुनिए, पढ़ना तो सब है ही है हम लोगों को। लोकसभा को ऐसे नहीं भंग किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है कुछ खास स्थितियों में। लेकिन जिस भी स्थिति में भंग करना होगा उसे ना प्रधानमंत्री भंग कर सकते हैं, ना लोकसभा अध्यक्ष भंग कर सकते हैं, ना कोई भंग कर सकता है। भंग का मतलब डिसॉल्व कर देना कि भाई लोकसभा खत्म हो ही जाइए, अपने अपने घर खेती होती करिए, है ना, जो मन करे वो करिए। तो भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति करेगा। ये कब करेगा बेटा? वो थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। वो तभी करेगा जब सरकार अल्पमत में आ जाए, यानी सरकार अपना बहुमत खो दे। और अमूमन यह स्थिति एक पार्टी वाली सरकार में नहीं आती। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी की 5 साल की सरकार बहुत ही स्मूथली चली, अगला 5 साल भी बहुत ही स्मूथली चली। अब पता नहीं इस बार जीतेंगे क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जीतेंगे तो बहुत ही स्मूथली चलेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिर्फ एक पार्टी की सरकार है। और वहीं जब 12-12, 13-13, 18-18 पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनती है ना, देखा बैसाखी बीच में से गायब हो जाती है। और तब समस्या ये होती है कि सरकार कभी कभी अल्पमत में आ जाती है। जैसे अटल जी की सरकार आपने देखा, 13 दिन की, 13 महीने की, सब क्या था? वही गठबंधन में जब आप सरकार बनाएंगे तो दूसरा पार्टनर जब नाराज होगा तो कहेगा नमस्कार हम चले, अब चलाओ अपनी सरकार। कैसे चलेगी भाई? सरकार कहाँ आ जाएगी? अल्पमत में आ जाएगी। तो जब सरकार अल्पमत में आ जाती है अर्थात सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जब अभी हम बताएंगे बेटा, विधेयक उधेयक पे चर्चा होगी, संसद पे आएंगे तो हम इस सब टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चूंकि प्रसंग है इससे थोड़ा बात करते हैं। ध्यान से सुनना, सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, विपक्षी लाता है, वो इनका बहुमत नहीं है, सिद्ध करे बहुमत। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिरेगी, डेफिनेटली गिर जाएगी। सरकार को शासन में रहने का फिर कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? अब वो क्या करे? अब 2 विकल्प है, या तो लोकसभा को भंग कर दे तुरंत और ये कह दे कि भाई फिर से चुनाव होगा, या तो एक रास्ता है। लेकिन राष्ट्रपति तुरंत इस रास्ते को अडॉप्ट नहीं करते। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है बेटा? सरकार तो लाएगी नहीं, सीधी सी बात है, विपक्ष ही लाता होगा। तो विपक्ष दल का जो सदन में नेता होता है, अरे कोई ना कोई तो जरूर होता है ना बेटा, तो विपक्षी दल के नेता को राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं कि आप ही सरकार गिराए हो। इसका मतलब गिराते समय तो बहुमत था ना आपके पास,
तो सरकार बनाइए ना, क्योंकि बहुमत तो आपके साथ है। और बड़े दुख की बात है कि गिराते समय सब एक हो जाते हैं, और जब राष्ट्रपति बुला देंगे विपक्षी नेता को कि आइए भैया आप सरकार बनाइए, बहुमत तो दिख रहा था आपके साथ, तो हो सकता है सरकार वो बना ले, इट मे बी पॉसिबल। और ये भी हो सकता है वो सरकार ना बना पाए। अगर वो सरकार बना लिए तब तो बड़ा अच्छा है, दूसरी सरकार केंद्र में विद्यमान हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार नहीं बना पाए तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दें, लोकसभा भंग, और अब फिर से चुनाव होगा। लेकिन ध्यान रखना, लोकसभा भंग भी हो जाएगी तो भी प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। बोल नहीं रहे बेटा? पूरी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री के बिना देश एक पल नहीं जी सकता, चाहे वो बहुमत में रहे चाहे ना रहे। लेकिन ध्यान रखना, उस समय जो प्रधानमंत्री रहेगा उन दिनों के लिए, जब तक चुनाव ना हो जाए, वो कहलाएगा कार्यवाहक प्रधानमंत्री। संवैधानिक रूप से उसके पास अधिकार तो नहीं है, कहां बहुमत में है भाई। लेकिन यह है कि देश को चलाने के लिए उनको एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो क्लियर हुआ बेटा? यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कर देगा, जब सही माहौल बन जाएगा तो भंग कर देगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा कुछ पूछेंगे बेटा, हमको रिस्पॉन्ड करिएगा। अभी संसद वंसद पढ़ना है बेटा, तो बहुत सी चीजें यहाँ की वहां देखेंगे, वहां की यहाँ देखेंगे, थोड़ा कॉमन तो हो ही जाता है, जो कि विधायी अधिकार पढ़ रहे हैं। तो विधायी अधिकारों में संसद की कुछ चीजें यहाँ कॉमन दिखेंगी। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, अभी वहां हम बात करेंगे बेटा विस्तार से, क्योंकि यहाँ हमको चर्चा करनी है, तो बिना उस पर बात की हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। और बीच बीच में तो बात होती ही नहीं विधेयक उधेयक। हम तो जब संवैधानिक विकास पढ़ा रहे थे तो वहीं से विधेयक पे हल्ला बोल दिए थे कि भाई क्लियर होता चले। विधेयक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बिल कहते हैं। और मुझे लगता है कि इतनी बार चर्चा हुई कि आपको बेहतर पता है विधेयक क्या होते हैं। कानून बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग होती है, कागज पे जो लिखा पढ़ा जाता है, जिसको कानून बनाना होता है, तो जब तक वो कानून नहीं बना है तो वो विधेयक कहलाता है। वही कागज पे लिखा हुआ जो है, सदन की अनुमति मिल जाए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, तो विधेयक की जगह पे विधि बन जाएगा। तो पहले तो कागज पे लिखा ही जाएगा ना बेटा, उसके बाद ना कानून बनेगा नहीं बनेगा। तो ये कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा देख लीजिए। एक को हम लोग कहते हैं साधारण विधेयक। क्या कहते हैं बेटा? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक मतलब नहीं, जनरल बिल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरल बिल कहते हैं। तो ये क्या मतलब है? जैसे आदमी होते हैं ना, मॉडर्न और साधारण आदमी। साधारण विधेयक क्या होता है बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले लिखने दो मुझे, है ना। दूसरा, हाँ ना, विधेयक। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं मनी बिल। वित्त विधेयक, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बिल, है ना। और एक चौथा होता है जिसको हम लोग कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे बेटा इसी चरण में, जब संसद में आएंगे तो, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता है, तो अभी थोड़ी सी बात करना पड़ेगा। केंद्र में, संसद में जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते होंगे, जितने भी, कोई नहीं, चार में से कोई ना कोई होते हैं, पांचवा विधेयक होता ही नहीं है। क्लियर है बेटा? पहचानेंगे कैसे? तो थोड़ा पहचान कर लेते हैं। ऐसा कोई विधेयक जिसके माध्यम से संविधान में लिखी गई किसी बात को बदलना हो, यानी संविधान में जो पहले से लिखा हुआ है
उसमें अगर कुछ परिवर्तन करने वाला विधेयक होगा तो कहलाएगा क्या बेटा, संविधान संशोधन विधेयक। इसकी पहचान बहुत आसान है। ऐसा कोई विधेयक जिसमें पैसे रुपए धन के खर्च का प्रावधान हो, वो वित्त या साधारण विधेयक में से कोई ना कोई जरूर होगा। ऐसा विधेयक जिसमें नीचे कही गई बात ना हो, बोल नहीं रहे, अब तक जो कुछ मैंने कहा वो उसमें विद्यमान ना हो, वो साधारण विधेयक। क्लियर है? यानी उसमें पैसे के खर्च का मामला ना हो, कर का मामला ना हो, और संविधान में संशोधन भी ना करना हो, तो ऐसा विधेयक क्या कहलाएगा बेटा, साधारण विधेयक। अब ध्यान से सुने, इसी पे हमारा निशाना था। इसमें दो बातें आपको समझना है। जब साधारण विधेयक, अभी बेटा इसमें बड़ा बवाल है, हमको सब बताना पड़ेगा, तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी चूंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पे बात करनी है, तो अभी मैं थोड़ा राष्ट्रपति की शक्तियों पे, और राष्ट्रपति की शक्ति में कौन सी बात कर रहे हैं, विधायी शक्ति, तो जाहिर सी बात है ये सब तो आएगा ही आएगा। तो ये कहा गया कि किसी साधारण विधेयक को जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाए, राष्ट्रपति के टेबल पे चला जाए, तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प, पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। यह विधेयक जब लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाए और राष्ट्रपति के टेबल पे रख दिया जाए कि महामहिम आपके टेबल पे है, तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक के बारे में क्या विकल्प है, क्या कर सकता है वो। अरे भाई दस्तखत कर दे, ये तो कर ही सकता है, लेकिन क्या इसके अलावा भी और कुछ विकल्प है, तो उसका जवाब थोड़ा सुन लीजिए। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 111, कौन सा बेटा, 111। तो संविधान के अनुच्छेद 111 में ही यह लिखा है कि साधारण विधेयक पे राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, बोल नहीं रहे हो। तो चूंकि खाली इसी के बारे में बोला गया, तो अब यहीं रहेंगे हम। धन विधेयक वित्त विधेयक में क्या है वो वहां बात करेंगे। तो साधारण विधेयक पे राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, इस पे चर्चा करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है कि सामान्य विधेयक के बारे में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है। अनुमति दे दें, जो सबसे अच्छा वाला विकल्प है। दूसरा, अनुमति न दें, मैंने कह दें बिल्कुल हम अनुमति देंगे ही नहीं। तीसरा विकल्प है पुनर्विचार के लिए लौटा दें। चौथा विकल्प नहीं है कोई। इन्हीं 3 में से कोई ना कोई फैसला राष्ट्रपति को करना होगा। पहला कि अनुमति दे दें, ये सबसे प्यारा वाला विकल्प है, प्यार से सारा मामला सुलझ जाएगा। अनुमति ना दें, हाँ ये भी उनके पास ऑप्शन है कि वो अनुमति दे ही ना, कि नहीं। ध्यान रखना, ऐसा वो नहीं करते, अधिकार है उनके पास। ऐसा वो सिर्फ तब करते हैं जब वो विधेयक गैर सरकारी होता है। बेटा देखो मेरी तकलीफ क्या है, थोड़ा मुझे भी समझने की कोशिश करो। बहुत ढेर सारी चीजें मुझे बोलनी पड़ रही हैं जो आगे की हैं। पढ़ रहे हैं हम लोग राष्ट्रपति, तो उसमें हम बहुत कुछ अभी समझाने की दशा में नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक शब्द बोला कि ऐसा विधेयक जो गैर सरकारी विधेयक हो। अब दिमाग में तो आ ही रहा है कि क्या विधेयक कई प्रकार के होते हैं क्या? हाँ, तो प्रस्तुत करने के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं सरकारी विधेयक, एक को कहते हैं गैर सरकारी। सरकारी विधेयक कौन? जो सरकार के द्वारा लाया जाए, मिनिस्टर के द्वारा लाया जाए। गैर सरकारी विधेयक किसी के द्वारा लाया जाए। तो किसी के द्वारा लाया गया विधेयक पारित हो जाएगा, सरकार पारित होने देगी, इसे राष्ट्रपति कह देती है मत पारित करो, तो राष्ट्रपति रोक देता है। तीसरा विकल्प है क्या बेटा? पुनर्विचार के लिए लौटाना। तो पुनर्विचार के लिए लौटाने में कंडीशन बहुत सीमित है। कहा गया है कि जब राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे और पुनर्विचार के बाद जब फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, तो राष्ट्रपति के पास फिर कोई विकल्प नहीं है सिवाय हस्ताक्षर करने। तो थोड़ा लिख लो, अच्छा रहेगा। देखिए अनुच्छेद 111 के अनुसार, आर्टिकल 111,
अनुच्छेद 111 के अनुसार यदि साधारण विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित होकर लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो देखिए, भाषा बहुत स्पष्ट प्रयोग कर रहा हूं, मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी, है ना। अगर नहीं भी समझ में आएगी तो जो ऑफलाइन में हमारे मित्र बैठे वो तो सीधे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले बिल्कुल ना घबराएं, कल संडे वनडे है तो मैं फ्री रहूंगा, ठीक है। वैसे आज ही आप उसमें एक चैट बॉक्स वगैरह होता, वहां आके अपनी समस्या बताइएगा, मैं जैसे फ्री होऊंगा तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसी जगह ही नहीं छोड़ूंगा कि आपको तकलीफ हो, है ना बेटा। तो अब सामान्य विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के टेबल पे आ गया। तो संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। कौन कौन है बेटा, वही लिख लो। ऐसी दशा में राष्ट्रपति निम्न 3 विकल्पों का चयन कर सकता है। तीनों का नहीं, 3 में से कोई एक विकल्प का चयन कर सकता है। क्लियर है बेटा। तो क्या है जरा सा लिख लें। पहला, अनुमति देगा, और मैंने कहा कि सबसे प्यारा वाला विकल्प है। उम्मीद भी यही की जाती कि भैया आपके टेबल पे जाए तो आप उस पर हस्ताक्षर कर दें, तभी ना कानून बनेगा, बिना उनके साइन किए कानून नहीं बनेगा। दूसरा, अनुमति रोक ले, ठीक है, अनुमति रोक ले। तीसरा, पुनर्विचार के लिए लौटाए, ठीक है बेटा। लेकिन जाहिर सी बात है कि पुनर्विचार के बाद फिर साइन कर, उसी में लिख लो, उसी में लाइन आगे बढ़ा लो, किंतु पुनर्विचार के उपरांत राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी। ठीक है बेटा। इसको सामान्य रूप से हम बोलते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। कभी आपने नाम सुना होगा पॉकेट वीटो, कभी आपने सुना होगा एब्सोल्यूट वीटो। अभी हम सब बताते हैं बेटा, घबराइए नहीं। और एक को कहते हैं सस्पेंशन वीटो, इसको कहते हैं निलंबनकारी या विलंबनकारी वीटो, विलंब करता है। पॉकेट वीटो क्या होता है, सब पे हम चर्चा कर रहे हैं बेटा। एक चीज बताइए, जब वो पुनर्विचार के लिए लौटाता है उसका अभिप्राय क्या होता है, और दोबारा विचार करके वो भेजेंगे तो करना तो पड़ेगा ना। उसका सिर्फ अभिप्राय यह होता है कि इसमें जितना डिले करा सके करा दें। तो हुआ नहीं है विलंबनकारी वीटो, माने इस अधिकार का प्रयोग वो सिर्फ इसलिए करता है कि विधेयक के पारित होने में थोड़ा सा विलंब हो जाए। बोल नहीं रहे, जब वो कह देता है कि हम अनुमति देंगे ही नहीं, अरे है एक विकल्प ना जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो, माने एकदम नहीं करूंगा, इसको एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। ऊपर वाला क्या है, अनुमति देगा, इसको पॉकेट वीटो लग रहा है। इसमें एक जगह ढूंढ लेता है राष्ट्रपति, इसमें एक स्पेस मिल जाता है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति अनुमति देगा, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि कब देगा।
1 घंटे के अंदर देगा, चाय वाय पी लेगा तब देगा, या डिनर कर लेगा तब देगा, या 24 घंटे के अंदर देगा। ऐसा संविधान में कुछ लिखा ही नहीं है। और इसका बहुत सुंदर प्रयोग करता है राष्ट्रपति। फाइल छोड़ देता अपने टेबल पे और उस पर दस्तखत ही नहीं करता। लो, अरे भाई जब वो कह देगा मैं नहीं करूंगा तो बात क्लियर हो गई। जब वो पुनर्विचार के लौटा देगा तो भी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसको दस्तखत करना है, वो टेबल पे छोड़ दिया फाइल, और वो सरकार को बता ही नहीं रहा है कि हम आज करेंगे कि कल करेंगे, और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि फाइल आपके टेबल पे पहुंचेगी तो 1 हफ्ते के अंदर दस्तखत करना होगा या 1 घंटे के अंदर दस्तखत करना होगा। वो ये नहीं कह रहा मैं दस्तखत नहीं करूंगा, लेकिन वो कर भी नहीं रहा है। और कुछ राष्ट्रपति तो इतनी चालाकी दिखाए कि अपना पूरा 5 साल का समय बिता लिए, दस्तखत ही नहीं किए। नो नो नो, पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, और पुनर्विचार के बाद जब दोबारा इनके यहाँ भेजा जाएगा, अब इनके पास मैंने कहा ना कि कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि कलम निकालें और उस पर दस्तखत कर दें, बात खत्म। हाँ, फिर से बेटा। हाँ 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 हाँ, 1 घंटे के अंदर रख दें, एक मिनट के बाद रख दें। अरे वो कह देंगे कर लिया विचार भाई, कर लिया विचार। अगले मिनट में मंत्रिपरिषद फिर भेज दे राष्ट्रपति के टेबल पे, कर लिया विचार। हाँ, राष्ट्रपति ये सोच सकते हैं बड़ा जल्दी विचार कर लिया, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। हम जल्दी विचार करें या 1 हफ्ते में विचार करें या 1 महीने में विचार करें, हमने कर लिया विचार, बता देंगे कि यस रिव्यू कर लिया गया। अब जैसे ये बोल दिया जाएगा यस फाइल इज रिव्यूड, देन यू हैव टू साइन इट। ना 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 ना, तब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता सिवाय साइन करने। ये आनंद उठाता है पहले वाले का, अनुमति देगा। जैसे आप कहें कि सर मैं, जैसे ऐसे समझो, जैसे आप कहें कि सर हम कॉपी लिख लेंगे तो आपको मेरी कॉपी पे दस्तखत करना होगा, हम कहाँ करेंगे। ये तो नहीं आपने बोला कि कितनी देर के अंदर करेंगे, हम अपनी कॉपी रख के टेबल पे छोड़ देंगे अपने। रोज आप आके पूछेंगे सर कि ना बेटा अभी नहीं कर पाए, समय नहीं मिल पाया, है ना, फिर आपको टालते रहेंगे। नहीं, राष्ट्रपति से कोई ये नहीं पूछने वाला है कि काहे दस्तखत नहीं किए। वो बस फाइल के बारे में अपनी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देगा, ना बोलेगा, ना हाँ बोलेगा, ना पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, तो हो गया कि वो पॉकेट वीटो हो गया। पॉकेट वीटो का क्या मतलब है, जैसे आप किसी से सिफारिश करते हो तो कहता है कि भाई जब फोन नंबर दीजिए उनका, मैं बात कर लूंगा। तो आप एक तो कागज पे फोन नंबर लिख के देते हो, वो उसको पॉकेट में रख लेता। अब आपके यहाँ दुखी लगी होती है, यार फोन नंबर लिख के तो दिए हैं, पॉकेट में रख भी लिए हैं, पता नहीं उनको याद आया होगा कि नहीं आया होगा, फोन पे बात किए होंगे कि नहीं किए होंगे, है ना। हो सकता है 3 दिन बाद आप मिले और आपने कहा कि क्यों सर बात हुई, अरे यार मैं तो भूल ही गया। इसीलिए इसको नाम दिया गया पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति ये बहाना करता है कि हम तो भूल ही गए कि मेरे टेबल पे कोई फाइल भी है, नहीं जानबूझ के बोलते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आया या नहीं राष्ट्र। लेकिन ध्यान रखना, हर विधेयक पे नहीं, सिर्फ साधारण विधेयक पे, यानी 4 जो प्रकार है उसमें से पहला वाला जो प्रकार है उसी पे ये ड्रामा कर सकते हैं, बाकी पे इनके पास कोई अधिकार नहीं है। करना ही होगा, करना ही होगा। अरे बेटा आप पढ़े हो, ऐसे मत बोलो। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, तो उसमें एक क्लास बढ़ा दिया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करना ही होगा। तो कहां विकल्प है। धन विधेयक और वित्त विधेयक पे आप कहेंगे इस पे तो कहीं नहीं मिला अब तक पढ़ने के लिए। अरे धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है, तो जब आपकी पूर्व अनुमति है तो फिर ना कहने का सवाल ही नहीं, आपके कहने पे लाया गया है, वहां तो ना कहने का सवाल ही नहीं। कुल मिला जुला के एक ही स्पेस देखता है। आगे बढ़ो बेटा।
नेक्स्ट, यदि साधारण देखो सारा मामला बेटा साधारण विधेयक का है, साधारण विधेयक को अंडरलाइन करते चलना, ये बाकी विधेयक के साथ नहीं लागू होता है ना। लिखें अगला, यदि साधारण विधेयक पे गतिरोध हो जाए तो, सॉरी रुको, यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो, यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में क्या बेटा गतिरोध हो जाए तो, साधारण विधेयक तो समझ ही रहे हो, अभी मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दिया है, लेकिन हमारे मित्र एकदम निश्चिंत रहें, इनका तो मैं पोस्टमार्टम करूंगा, बस मुझे संसद तक पहुंचने दीजिए और विधेयक के निर्माण की प्रक्रिया पे आने दीजिए। चूंकि अभी हम लोग राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं जा पा रहे हैं, एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए जो मैं बोल रहा हूं। किसी साधारण विधेयक पे ध्यान से सुनो बेटा, किसी साधारण विधेयक पे यदि गतिरोध हो जाए, गतिरोध माने रुकावट आ जाए दोनों सदनों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा में, गतिरोध किसको कहते हैं? कब मान लेंगे गतिरोध हो गया? किसी साधारण विधेयक पे किस स्थिति में मान लें कि गतिरोध हो गया, व्यवधान हो गया? अरे सोच के बताओ बेटा, इतना मुश्किल तो नहीं है ना। किसी साधारण विधेयक पे कब हम मान लें कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में विवाद हो गया? हाँ, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है आप ये बोल रहे हैं कि एक सदन पारित कर दे, दूसरा ना पारित करे, यही ना? देखिए मेरी जाल वाल में मत फंसिएगा, हम जो बोले हाँ हाँ करिएगा, सोच समझ के करिएगा। एक सदन पारित कर दे, दूसरा सदन उसे कह दे नहीं पारित करेंगे, तो डेफिनेटली ये गतिरोध तो हो ही गया, यानी अब वो विधेयक खिसकने वाला नहीं है। बोल नहीं रहो बेटा, बस यही। ये बेटा फिर से बोलिए, तब तो पारित ही नहीं हुआ यार। अगर पहले ही सदन में जहां प्रस्तुत हुआ बहुमत नहीं मिला तो कहानी तो वहीं खत्म हो गई। अब कहां गतिरोध का मामला है? नहीं समझ पा रहे हैं? सुनो या ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत हो जाता है, ये हमने नहीं पढ़ाया आपको, हम आगे पढ़ाएंगे आपको, इसीलिए कह रहे हैं ना सब जड़ इधर है तो सर उधर कहीं है, तो इसीलिए परेशानी हो रही है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात इसे लोकसभा में अथवा राज्यसभा में कहीं से शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं जो समझ पा रहा हूं ये, यदि लोकसभा में प्रस्तुत हुआ लोकसभा में ही पारित ना हो पाए, यही ना कह रहे हो, तो गतिरोध थोड़ी है ये तो विधेयक की कहानी ही खत्म है, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये आगे जा ही नहीं सकता। नहीं समझ पा रहे हो? जिस सदन में आपने प्रस्तुत किया उस सदन ने ही पारित नहीं किया तो विधेयक की कहानी फिनिश, जीवन समाप्त। ये गतिरोध नहीं है दोनों सदनों में, गतिरोध तो तब होगा जब एक कहे हां और दूसरा कहे ना, तब ना गतिरोध हुआ बेटा। बोल नहीं रहे, आपने जो कल्पना किया है बेटा वो गतिरोध नहीं है, वो तो भी एक ही सदन में फंस गया, दूसरे सदन में जाए तब तो बात समझ में आए, अभी तो पहले सदन में उलझा हुआ है, ये गतिरोध नहीं है बेटा। ध्यान से सुनना, ये पूछा गया है प्रश्न आपसे और ये आसान नहीं है, बहुत ढेर सारे लोग नहीं बता पाएंगे इसको। किसी साधारण विधेयक पे कब गतिरोध माना जाएगा, है ना, वो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरा सुन लो लाइन क्या लिखा है बेटा, जरा बोल दो। बस यहीं रुके हैं ना, थोड़ा सेंटेंस पूरा कर लीजिए फिर हम आपको समझाते हैं गतिरोध क्या होगा। गतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति, यही पूछा गया था बेटा इस बार पीसीएस में, जहां आप चकमा खा गए, यही क्वेश्चन जाके मिलाइएगा। यदि गतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुला सकता है।
क्लियर है? मतलब समझ पा रहे हैं? हाँ, अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को एक साथ बैठा देंगे, जिसको क्या बोला जाता है, ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक कहेंगे। तो संयुक्त बैठक शुरू हो गई। अब संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? एक झंझट ये भी हो गया, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है, लोकसभा का सभापति स्पीकर है, दोनों सदस्य बैठ गए हैं, तो अब जाहिर सी बात है अध्यक्षता दोनों थोड़ी करेंगे, कोई एक करेगा। और मन तो ये कह रहा है कि जो उच्च सदन वाला है वही अध्यक्षता करे तो अच्छा है, इज्जत उसकी बढ़ेगी। तो जवाब है नहीं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बोलिएगा नहीं। अब बताइए, यही ना आपसे पूछा गया था अभी पीसीएस में जो परीक्षा हुई अभी हुई, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। पहला डाल ये दिया कि अनुच्छेद 109 के अनुसार संयुक्त बैठक बुलाई जाती, तो ये तो वाकई ही गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। पढ़िएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न था, मुझे ठीक लगा, लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी। अंग्रेजी वाले में अनुच्छेद 109 छपा था, हिंदी वाले में अनुच्छेद ही नहीं छपा था, तो ये तो क्वेश्चन ही कंट्रोवर्शियल हो गया। लेकिन फिर भी 109 में नहीं बेटा, 108 में है। संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यह भी पूछा गया था कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये तो सही हो गया, पहला वाला गलत हो गया। तो ध्यान से पढ़ना है बेटा, पहले सुनिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, भाड़ में जाए, पहले पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन पूछते रहेंगे। मैंने ये कहा कि साधारण विधेयक पे यदि गतिरोध हो जाए लोकसभा और राज्यसभा में तो राष्ट्रपति के पास एक रास्ता है, वो रास्ता दिया गया है अनुच्छेद 108 में, और कहा गया कि राष्ट्रपति ऐसी दशा में संयुक्त बैठक बुलाएंगे, दोनों सदनों के लोग इसमें बैठेंगे, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, निर्णय बहुमत से ले लिया जाएगा। यानी विधेयक पे जो निर्णय होगा वो बहुमत से ले लिया। अब इसमें जरा समझिए, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में फंस गया, समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूं? लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में फंस गया, गतिरोध तो हो गया। अब राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? 108 में संयुक्त बैठक बुला दें, अब उसमें लोकसभा के लोग भी बैठेंगे, राज्यसभा के लोग। लोकसभा पारित करने के मूड में थी, राज्यसभा रोकने के मूड में थी, अब एक साथ बैठिए, लोकसभा के 545 बैठेंगे, बोल नहीं रहे, आप 245 बैठोगे, और लोकसभा अगर मन बना लेगी ना तो पारित हो जाएगा। तो संयुक्त बैठक में पड़ला भारी किसका हो जाता है? लोकसभा का, क्योंकि वहां निर्णय पूरी बैठक के बहुमत से होगा। अरे भैया वो 545 लोग हैं, आप 245 लोग हो, वो मन बना लेंगे तो पारित तो हो ही जाएगा। लोकसभा के 400 सदस्य अगर मन बना लें तो ऐसे ही पारित हो, राज्यसभा चिल्लाती रह जाए। तो संयुक्त बैठक में पड़ला भारी हो जाता है किसका बेटा? लोकसभा का। क्लियर है? लिखें। हाँ, ये लास्ट लाइन ये लिखा बेटा कि इसकी अध्यक्षता हाँ बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करता है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। निर्णय किस आधार पर बेटा? बहुमत के आधार पर लिया जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज बताओ, सरकार कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करती है तो प्रस्तुत करने की क्या जरूरत है? अरे ऑलरेडी बहुमत है। अब ये कहते हैं क्या बेवजह का ड्रामा कर रहे हो यार, पारित करा ही लेंगे, हमारे इतने लोग बैठे हैं। नहीं नहीं बेटा, ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। नहीं तो सरकार कह दे कि क्या विधेयक प्रस्तुत करा रहे हो, हमारे वहां लोग बैठे ही हैं। नहीं, ठीक है, बैठे हैं, बहुमत में है, आप पारित कर लेंगे, मैं सहमत हूं, लेकिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। उससे दो फायदा होता है, एक तो विपक्ष छाती पीट पीट के चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं सदन में, अरे गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और ये लोग बहुमत में पास करा लेंगे।
देश इसको सुन रहा है। लोकतंत्र में लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। अब सरकार ये कह दे किसी विधेयक को कि अरे लोकसभा में किसका बहुमत है नहीं पता, अरे बहुमत है तभी तो सरकार में है, क्या जरूरत है प्रस्तुत करने की, पारित तो हो जाएगा ना, तो गुपचुप तरीके से पारित कर लो। नहीं, सदन में आने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, सिर फुटौल हो जाने दीजिए, जरूरत पड़े तो मारामारी भी हो जाए, सब हो जाने दीजिए, ताकि मीडिया के माध्यम से, लाइव टीवी के माध्यम से जो सीधा प्रसारण हो रहा है, देश भी तो जाने। यहाँ गुपचुप तरीके से कुछ नहीं होगा, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि रोक कौन लेगा, पारित तो होना ही है। तो वैसी कुछ बात आप भी कर नहीं, नहीं, उससे बिल्कुल हम सहमत हैं, पारित तो हो ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा के सारे विपक्ष एक हो जाए और पूरी राज्यसभा एक हो जाए, तो हो सकता है उन्हीं लोगों का बहुमत हो जाए, ना पारित हो। क्लियर है? संभावना है, इसलिए कहा गया कि निर्णय बहुमत के आधार पर लिया। अध्यक्षता कौन करेगा बेटा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। निर्णय लिख ले, निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। हो गया? अच्छा, अब प्रश्न यह है कि अब तक क्या संयुक्त बैठक कभी बुलाई गई है? हाँ, बुलाई गई बेटा, इसीलिए सब महत्वपूर्ण है। और बड़ी मजेदार बात है कि संयुक्त बैठक बुलाना बहुत कॉमन घटना नहीं है। तो अब तक सिर्फ 3 बार बुलाई गई, यानी 3 बार संयुक्त बैठक अब तक बुलाई गई। क्योंकि संख्या 3 ही है, इसलिए लिख लेना बहुत जरूरी है, लिख लें। अब तक अनुच्छेद 108 के अनुसार, अब पीसेस का वो पेपर देखिएगा बेटा, क्वेश्चन देखिएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। अब तक 3 बार संयुक्त, सॉरी सेंटेंस ठीक करो, अब तक अनुच्छेद 108 के अनुसार 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तीन बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। तो तीनों का नाम लिख लें बेटा। पहला, दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम 1961। इसका मतलब इसमें भी बवाल हुआ होगा, तभी संयुक्त बैठक बुलाई गई। अगला, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978। दो हो गया बेटा। तीसरा, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोटा, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। कब बेटा? वर्ष 2002। तो अब तक 3 बार बेटा संयुक्त बैठक बुलाई गई है। क्लियर है? याद रहेगा? देखो, ये हम कितनी तबीयत से आपको भी पढ़ाए बेटा वहां पे, और वही देखो परीक्षा में पूछा कि संयुक्त बैठक अनुच्छेद 109 के अनुसार बुलाई जाती है। वहीं जोर से डांटना चाहिए था कि झुट्टे कहीं के 108 में बुलाई जाती है, गलत बोल रहे हो आप, है ना? तो क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा, आप बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। अभी जो पीसीएस परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था इस इलाके से। काहे पढ़ाते हैं बेटा हम लोग? इसी प्रत्याशा में पढ़ाते हैं, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी और आप बच निकलेंगे, है ना बेटा? अभी एक प्रश्न तो अभी वही है बेटा कि गतिरोध कब माना जाएगा। अरे भाई, पहले गतिरोध हो जाए तब ना 108 का प्रयोग करेंगे। तो गतिरोध कब माना जाएगा? तो एक तो आपने बताया ही, खाली वही है? नहीं, 3 तरीके, ये खूब पूछा जाता है और यहाँ बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हो और आप गलत कर देते हो। एक नोट बनाइए बेटा, आज विधायी शक्ति पूरी की जाए, मैंने कहा ना बेटा बड़ा है और पूरी शायद हो ना पाए, और पूरी करने के चक्कर में हम जल्दबाजी कर देंगे, नुकसान हो जाएगा आपका। तो जहां स्मूथली जहां तक चल पाए चलने दीजिए, घबराइए मत। नोट बना लीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास बंद करेंगे। लिखें, निम्न स्थितियों में सामान्य विधेयक पे गतिरोध माना जाएगा। निम्न स्थितियों में सामान्य विधेयक पर क्या बेटा? गतिरोध माना जाएगा।
ठीक है, एक टीचर के रूप में बेटा और एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, हल्के में मत लीजिएगा। बहुत खूबसूरत प्रश्न पूछा जाता है कि किसी साधारण विधेयक पर किन स्थितियों में गतिरोध माना जाए, है ना बेटा। एक स्थिति तो हम लोग बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन बाकी आपको नहीं पता है, और वहीं आपको तकलीफ में वो डाल देता है। क्लियर बेटा, ध्यान से सुनना। किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध के 3 तरीके। कितने? 3। चौथा जोड़िएगा मत अपने मन से। किसी साधारण विधेयक पे हम 3 बातें लिखाने जा रहे हैं, इन 3 बातों में कोई भी अगर हो जाएगा तो साधारण विधेयक में गतिरोध माना जाएगा। तो पहला नहीं, पहले एक लाइन लिख लो, निम्न 3 स्थितियों में साधारण विधेयक पर गतिरोध माना जाएगा। हो गया बेटा? तो एक बात ध्यान रखना, तीनों की आवश्यकता नहीं है। ना ना, तीनों में से कोई एक। फिर से सुनो बेटा, कहा गया है कि 3 स्थितियां हैं, तीनों में से कोई स्थिति अगर प्रकट हो गई तो मान लिया जाएगा कि गतिरोध हो गया। ये नहीं कि तीनों लागू हो, ना ना, तीनों में से कोई एक प्रक्रिया अगर हो गई तो इसका मतलब है कि विधेयक पे गतिरोध हो गया। पहला, एक सदन पारित करे, दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे। यही वाला तो हम लोग समझ ही रहे थे अब तक। एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन उसे क्या कर दे बेटा? अस्वीकार कर दे। क्लियर हुआ? लग भी रहा है कि हाँ भाई हाँ, बवाल हो गया। दूसरा, एक सदन पारित करे, दूसरा सदन 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया ना दे। एक सदन पारित करे, दूसरा सदन कितना बेटा? 6 माह तक। 6 माह अंडरलाइन कर लीजिए, इसी को भूल भाल जाएंगे। विकल्प में देगा 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, इसी में गड़बड़ा जाएंगे आप। तो कितना बेटा? 6 माह अंडरलाइन कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कोई प्रतिक्रिया ना दे तो क्या हो गया? गतिरोध मान ली। माने इतने बदमाश होते हैं कि एक सदन पारित करके दूसरे सदन में भेजा, अब वो न सांस ही नहीं लेंगे, माने ना उसे पारित करेंगे ना उसे प्रस्तुत करेंगे, चुपचाप पड़ा रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना, कुछ बोलो ना, कुछ नहीं बोलेंगे। अब अगर वो चुपचाप 6 महीने तक उस सदन में विधेयक पड़ा रहा, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया सदन ने, तब ये मान लिया जाता है कि इनों का इरादा ठीक नहीं है। इरादा नहीं है तो अलग बात है, इन लोगों का इरादा नेक नहीं है। जैसे हम लोग को लगता है कि भाई सदन के सामने काम वाम ज्यादा होगा, इस वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन अगर 6 महीने तक यही चलता रहा तब हम लोग मान लेंगे कि नहीं नहीं, इस बार कार्यवरणी इरादा ही इनका नेक नहीं है, ये पारित करना नहीं चाहते, तो उसको हम मान लेंगे विधेयक पे गतिरोध होगा। 2 कंडीशन हो गई। तीसरा, एक सदन पारित करे, तो कोई भी सदन हो बेटा, लोकसभा राज्यसभा, कोई इश्यू नहीं है, एक सदन पारित करे, दूसरा सदन उसी रूप में स्वीकार न करे। दूसरा सदन उसे उसी रूप में स्वीकार न करे। क्लियर है बेटा? कुछ संशोधनों के साथ दूसरा सदन विधेयक को पुनः पहले सदन को भेजे। कुछ संशोधनों के साथ दूसरा सदन पुनः पहले सदन को भेजे। क्लियर है बेटा? पहला सदन उन संशोधनों को स्वीकार न करे। पहला सदन उन संशोधनों को स्वीकार
ना करे। तो क्या हो गया बेटा? गतिरोध हो गया। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? मुझे समझा लेंगे तीसरा वाला? कोशिश किया कि भाषा एकदम स्पष्ट रहे लिखाते समय, लेकिन आप तो ठीक है, अब ऑनलाइन वाले हमारे मित्रों की क्या दुर्गति हो रही मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं एक बार फिर से प्रयास कर ले रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन भाषा बहुत क्लियर है, अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हम फिर आपको एक प्रैक्टिकल से समझा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि दो सदन होते हैं, तो पहला सदन हम किसको बोल रहे हैं? नहीं नहीं, जिसमें प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है, लोकसभा में, तो दो सदन होंगे, जिसमें शुरुआत होगी उसको पहला बोलेंगे, पारित होने के बाद जहां भेजा जाएगा उसको दूसरा बोलेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कि राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हो गया, तो अब राज्यसभा क्या हो गया बेटा? पहला हो गया। अब यहां से पारित होके कहां जाएगा वो? लोकसभा में, जाहिर सी बात है। तो अब ये क्या हो गया बेटा? लोकसभा। अब लोकसभा को इसके सापेक्ष क्या बोलेंगे? दूसरा सदन। बोल नहीं रहे। अब क्या हो रहा है, प्रक्रिया जरा बोलिए, हमने क्या बोला? मान लीजिए किसी विधेयक को राज्यसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, ये पहला सदन कहलाए, इसने पारित करके भेज दिया कहां? लोकसभा में। तो उस विधेयक पे कुछ प्रावधान लिखे होंगे, लोकसभा उन प्रावधानों को पढ़े और कहे कि इसमें पॉइंट नंबर 3 जो आपने लिखा है वो ठीक नहीं है, उसको हटाइए। तो आपको तो लग रहा लोकसभा खुद ही हटा दे, ना ना, जिसने पारित किया है वही हटाएगा, आप नहीं हटा सकते। तो ये इनके पास एक नोट के साथ भेजेंगे कि सर इसमें से जो तीसरा पॉइंट आपने लिखा है वो हम लोगों को मंजूर नहीं है, वो पॉइंट ठीक नहीं लग रहा है, तो हम विधेयक को भेज रहे हैं, तीसरे पॉइंट को हटा के पारित करके भेजिए। बोल नहीं रहे हैं। तो फिर ये विधेयक भेज दिया जाएगा कहां बेटा? पहले सदन को। और पहला सदन अगर क्लास 3 को हटा दिया, कह दिया हाँ भाई ठीक है हम हटा दे रहे हैं, तो तीसरा हटा के पारित कर दिए, तब तो खत्म बवाल। लेकिन पहला सदन भी अड़ जाए, नहीं हटाएंगे तीसरा, वो रहेगा। समझ पा रहे हैं? ये कह रहे हैं तीसरा वाला हटाइए तो पारित करेंगे, ये कह रहे हैं नहीं हटाएंगे, तीसरा रहेगा। हो गया गतिरोध। अगर हटा देंगे तो फिर कहां गतिरोध? वो तो जो उन्होंने कहा वो इन्होंने मान लिया। तो मैंने यही बात कहा कि अगर किसी विधेयक को पहले सदन ने पारित किया, दूसरा सदन उसी रूप में न स्वीकार करे, उसमें कुछ संशोधन करे, उस संशोधन को पहला सदन न माने, तो गतिरोध हो गया। मुझे लगता है अब क्लियर हुआ होगा। 3 स्थितियां, चौथा मत जोड़िएगा अपने ढंग से। सर, हाँ अगर जैसे मान लीजिए लोकसभा है दूसरा सदन, हाँ इन लोगों ने मना कर दिया कि मतलब असल क्रिया वो लोग नहीं करते हम्म राज्यसभा वाले, हम्म फिर जब संयुक्त बैठक होगी तो नहीं पारित होगा। तो ये इजाजत है। अरे तो सिंपल सी बात है, अगर व्यवधान लोकसभा ने डाला होगा तो संयुक्त बैठक में पारित वारित नहीं होने वाला। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन एक बात मुझे बताओ बेटा, खुद ही समझो, विधेयक तो सरकार लेके आई होगी ना, हमने तो एक उदाहरण आपको दिया है समझाने के लिए खाली, लेकिन ये विधेयक तो सरकार लेके आई होगी ना, सरकार लेके आई तो फिर लोकसभा में पारित काहे नहीं होगा? तो हो ही जाएगा। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको उदाहरण दिया है। मान लीजिए लोकसभा में प्रस्तुत होगा राज्यसभा, तो राज्यसभा में सरकार का बहुमत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहा है? हमने तो आपको एक उदाहरण देने के लिए समझाया है, लेकिन व्यवहार तो यह है कि ये विधेयक तो सरकार ही प्रस्तुत की होगी ना, और सरकार प्रस्तुत करेगी तो राज्यसभा व्यवधान डालेगी, अरे सॉरी लोकसभा, तब जबकि लोकसभा में उनका बहुमत है। तो मैंने समझाने के लिए खाली बताया है ना। जैसे आप कह रहे हो कि सर लोकसभा अगर व्यवधान डाल दे, तो मैं भी आगे बता रहा हूं कि अगर बाई द वे संयुक्त बैठक हुई तो पास वास नहीं होने वाला। सरकार विधेयक को पास करने के लिए ही संयुक्त बैठक बुलाती है। होता यह है ना बेटा कि कभी कभी राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं होता, इसका
सरकार का। अभी जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बीजेपी की पहले जो रिज्यूम बनी थी, पहली जो सरकार थी, इनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था। अभी तो धीरे धीरे होके बढ़ के हो गया। तो राज्यसभा में बहुमत नहीं था, लोकसभा में तो पारित करा लेते। जब राज्यसभा में जाता तो राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष वाले ही ज्यादा बैठे हो, पारित होने देंगे, अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, वो रोक देंगे। तो अब सरकार के पास एक विकल्प बचता है कि लोकसभा में अगर इनके सदस्य ज्यादा हैं और संयुक्त बैठक बुला के विधेयक को पारित करा ले जाते हैं। तानी मेरी बात समझ पा रहे हो कि? तो लोकसभा में इनका जब बहुमत रहता है तो संयुक्त बैठक बुला के इसको पारित करा के जा सकते हैं। अमन गतिरोध लोकसभा में नहीं होता। लोकसभा में काहे गतिरोध होगा? लोकसभा में तो सरकार बहुमत में रहती है, गतिरोध हमेशा कहाँ होगा? अगर होगा तो राज्यसभा में। क्लियर हुआ बेटा? तो आज यहीं तक बेटा, फिर मिलते हैं मंडे को, बात करते हैं आपसे। थैंक यू जी बेटा। ये केंद्र की बात हो रही है, ये जो बात अभी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो केंद्र की विधायिका, केंद्र की न्यायपालिका, केंद्र की कार्यपालिका पे चर्चा हो रही है। राज्य पे भी आएंगे बेटा। राज्य में सुन के हैरत पड़ जाओगे ना कि राज्य में जो दूसरा सदन है ना, विधान परिषद, इसकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। आने दो तब बात करेंगे, अभी हम केंद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है?